All right, जी. So in the last lecture, what we did was we learned costs. ठीक है? We are assuming that fixed costs are fixed at 100. Fixed costs are the costs which do not vary with the level of output. To understand this data is very important. Obviously, you don't have to reproduce this data. You never have to reproduce the graphs according to the data. But what you need to do is you need to understand के variable cost में चक्कर क्या चल रहा है. Now, let us assume कि up till here, up till 4 units of output, the firm is experiencing what? Increasing returns. यहां तक क्या चल रहा है? Increasing returns. Each additional worker is more productive than the previous one. To understand this, you can watch the previous videos. And from here onwards, the firm is experiencing decreasing returns. Each additional worker is less productive than the previous one. So when the output is zero, the variable costs are zero. Now, in order to produce the first, let's suppose this is a chair or whatever, you require 10 workers. So the total number of workers is 10. Then to produce the next chair, how many additional workers do you require? Less than 10, more than 10, or equal to 10? In order to produce the second unit, you require more workers, more than 10, equal to 10, or less than 10? Less than 10. Why? Because the firm is experiencing increasing returns. Each additional worker is more productive than the previous one. That means कि जहां आपको 10 बंदे चाहिए थे, अब आपको एडिशनल 8 चाहिए. टोटल बंदे कितने हो गए? 18. उसके बाद एडिशनल 6. उसके बाद एडिशनल 4 बंदे चाहिए. क्यों? क्योंकि हर अगला बंदा पिछले वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव है. वो पिछले वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव है तो कम बंदे चाहिए. अब आ जाए. लेट्स सपोज 10 बंदों की कॉस्ट, द ओनली वेरिएबल फैक्टर इज लेबर. सो द ओनली वेरिएबल, आई फॉरगॉट योर नेम, आकिब. आकिब, पहला यूनिट बनाने के लिए 10 बंदे चाहिए थे, अगला यूनिट बनाने के लिए कम बंदे चाहिए. फर्ज करें एक ही वेरिएबल फैक्टर है और शॉर्ट रन में वो कौन सा है? दैट इज लेबर. टोटल कॉस्ट 10 बंदों की आई, वेरिएबल कॉस्ट 50. अगले अब बंदे रखे तो हैं, कम चाहिए लेकिन चाहिए तो है ना, तो कॉस्ट बढ़ेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. कितना कर दूं? 40. तो टोटल कितना हो गया? देन 30, देन 20. अब इसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो गया. व्हाट डज दैट मीन? ईच एडिशनल वर्कर इज लेस प्रोडक्टिव देन द प्रीवियस वन. फिर कितना हो गया? जहां में 4 बंदे चाहिए थे अब 6 बंदे चाहिए, 34. जहां में 8 बंदे चाहिए थे वहां में कम बंदे. फिर क्या हो रहा है जी? कॉस्ट बढ़ रही है बट एट एन इंक्रीजिंग रेट. करें, पिछले ने 20, ये 30, कितना हो गया? फिर 40, देन 50, 60, 70, 80. कितना हो जाएगा ये? 470. टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं आप लोग? टोटल कॉस्ट निकालें जरा. 100, 150, 190, 220, 240, 270, then 310, 360, 420, 490, 570. Do we get this? Yes. Zero weightage, zero output to fixed cost 100. ठीक है, 100 ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड. रेंट तो देना है ना, बंदे हो ना हो, रेंट तो देना है. क्या ख्याल है? चलिए तगड़ा ग्राफ. क्यों नहीं आएगा? आउटपुट एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट्स. एक ही ग्राफ. हाँ जी. फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड. जी देख लो अहमद रजा, जल्दी करो.
चलें जी वेरिएबल कॉस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिक्स तो फिक्स रहेगी वॉट एवर दी आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट को ऑब्जर्व करें, वेरिएबल कॉस्ट को क्या हो रहा है, थ्रू आउट इंक्रीज कर रही है, लेकिन पहले किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 50, 40, देन 30, 20। पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, एंड देन 30, 40, 50, 60, फिर क्या, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है। ये कहां तक हो रहा है, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और उसके बाद क्या ख्याल है, डू वी गेट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। जी जनाब, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। Why is the variable cost initially increasing at a decreasing rate? Because of increasing returns। और फिर वो increasing rate पे क्यों बढ़ रही है, because of decreasing returns। Same goes for total cost। total cost में तो बस variable cost में fixed cost ऐड हो गई है, increasing returns, and then we have decreasing returns। Do we get this? तो टोटल कॉस्ट इनिशियली बढ़ रही है at a decreasing rate। Why? Because the firm is experiencing increasing returns, and then it starts to increase at an increasing rate because of diminishing returns। बंदे ने कमी होने शुरू हो गए तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो खर्चा बढ़ रहा है at an increasing rate। You require more people than before to produce the same amount। Do we understand this? चलें जी वापस आ जाए, स्पीड मार दें जी। चलें जी, जीरो पे ये सारे जीरो हैं। हाँ जी, पहला यूनिट की एडिशनल कॉस्ट कितनी आई है, जीरो पे 100 है, जीरो पे 100 है, और उसके बाद जी बताएं, एडिशनल 50, देन अब आगे मैंने कुछ नहीं कर रहा, आगे ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूलाज हैं ये जस्ट डूइंग देम, ठीक है। सिर्फ एक ही फर्क आया मेन, एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज इन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर फर्क हम लेके आए हैं, अब ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा जी। 30 फिर एडिशनल, और अब 30, 40, 50, 60, 70, 80। Make sense? Average fixed costs, fixed cost over output। 100 divided by 1 is 100 divided by 2 is 100 divided by 3 is 100 divided by 4 is 100 divided by 5 is 100 divided by 6 is 100 divided by 7 is 100 divided by 8 is 100 divided by 9 is, हाँ जी 100 divided नहीं, this is 50 divided by 1 is 90 divided by 2 is 120 divided by 3 is 140 divided by 4 is 40, 140 by 4 3 35, 170 divided by 5 is, निकाल लो कैलकुलेटर, पिछले वाले मुझे याद है, कितना 34, then 210 divided by 6 35, 260 divided by 7 37, 320 divided by 8
1590 divided by 9. 47. Average cost is total cost divided by output. 150, 95, 70.3, 60. What is this? This is 54. Then 15 is 51.1. Then what do we have? Then what do we have? 51.2, I guess. Then 52.8. Then 54. Then 57. चेक कर लीजिएगा, मैंने मेंटल मैथ की. ऑलराइट जी, अब जरा मार्जिनल कॉस्ट को ऑब्जर्व करें. मार्जिनल कॉस्ट का क्या सीन है? 50, 40, 30, 20 and then 30, 40, 50, 60, 70, 80. चलें जी. क्या ख्याल है नाइकी का टिक? रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट बनाया था हमने एलोकेटिव एफिशिएंसी देखते हुए. नाइकी का टिक वो समझ आया है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का जरा डेटा ऑब्जर्व करें. वो गिरता चला जा रहा है 150 और उसने गिरना ही है. क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है. फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट ओवर आउटपुट. अब आप आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं, 100 होता जा रहा है, 100/1, 100/2. तो फिक्स कॉस्ट विल कीप ऑन फॉलिंग ओवर अ वेरी लार्ज स्पैन. नीचे जाता जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा. मेक सेंस? ऑलराइट जी, ऑब्जर्व करें जरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेटा. क्या सीन है देखें. 50, 45, 40, 35, 34 and then 35, 37, 40, 43. It increases, it falls and then it starts to increase. एक चीज का ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मैं रीजन बताता हूं, पहले बनाएं. ये देखें, इट इज अ क्लासिकल यू शेप. इधर जहां मार्जिनल कॉस्ट को टच कर रहे हैं अहमद, वहां आपने पेन उठा लेना है. यू के बजाय इस तरह वी टाइप बनाए, यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. ये लोएस्ट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट पे आना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. द मार्जिनल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट. अगर आपने ये कर दिया, ये, तो इसके मार्क्स कटेंगे. इट शुड ऑलवेज इंटरसेक्ट, मार्जिनल कॉस्ट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट. एंड देन एवरेज कॉस्ट का डेटा देखें, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एंड देन स्टार्ट्स टू इंक्रीज. This is average cost. ना ना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी, लेकिन सर करीब हो. एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल हैं? पैरेलल नहीं है, ये एंड पे आके ये गैप कम होना चाहिए. अच्छा ठीक है सर. क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज आल्सो एवरेज कॉस्ट. तो वो एवरेज कॉस्ट क्योंकि नीचे जाती जा रही है, तो इट कम्स क्लोजर टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन टच नहीं करेगा कभी भी. जी हाँ हाँ, उसी तरह बिल्कुल क्लासिकल यू शेप की तरह, लेकिन उससे ऊपर होगा. क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐड करें तो एवरेज कॉस्ट बन रही है, और लोअर हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत नीचे चली गई है, तो इट कम्स क्लोजर. ये खैर माइन्यूट डिटेल्स हैं, इतना मैटर नहीं करता. हाँ जी, मुझे बता सकते हैं शुरू में मार्जिनल कॉस्ट गिर क्यों रही है? Why is the marginal cost falling? Because of
इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हर अगला बंदा जब शुरू में पिछले वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव है तो मार्जिनल खर्चा आपका कम हो रहा है। और बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर क्यों रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और बढ़ क्यों रही है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। एवरेज कॉस्ट का भी क्या सीन है? गिर क्यों रही है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बिकॉज ऑफ, और बढ़ क्यों रही है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डू वी अंडरस्टैंड दिस? टेबल देखेंगे। हाँ जी, व्हाट पार्ट डू यू डोंट अंडरस्टैंड? आ गई? नो क्यों बोला फिर? पूछो पूछो। व्हाट पार्ट? ऑल ऑफ इट। वर यू हियर yesterday and the day before that? All right. ग्राफ का व्हाट पार्ट? वो आप डेटा में देखें ना, यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। ठीक है, शुरू में मुझे ये बताएं मार्जिनल कॉस्ट क्यों गिर रही है? तो प्रोडक्टिविटी जब ज्यादा होगी लोगों की, आपके वर्कर्स की, तो खर्चा गिर रहा है मार्जिनली। फिर जब बंदे निकम्मे होने शुरू हो गए तो आपका मार्जिनल खर्चा बढ़ना शुरू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों? एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिरती गिरती है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है और आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। स्कूल का रेंट है, फर्ज करें, वो वाहिद फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एक बच्चा है तो क्या होगा? रेंट है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 स्टूडेंट। फिर एक और स्टूडेंट आ गया, अब फिक्स कॉस्ट क्या है ऑन एवरेज? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर 1 लाख डिवाइड बाय 3। आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट ने गिरना है। ओवरहेड्स याद है बिजनेस में, अकाउंटिंग में ओवरहेड्स तो गिरते हैं जितनी आउटपुट बढ़ती रहती है। यही तो मजे फायदा है ओवरहेड्स का, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो लॉन्ग रन में कवर हो जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वही लिंक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इनको आ रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न, और एवरेज कॉस्ट उन दोनों का टोटल है। तो वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? बना लिया सबने? चलें जी, क्या लिखें इसको? ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं इसको। ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, पहली चीज, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ हैव a classical, what do we call it? U shape. Both have a classical U shape. They initially fall because of increasing returns and then increase because of डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये बात समझ आई? वो इनिशियली क्यों गिरते हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और फिर गिरते क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। Do we get that? Number 2, marginal cost will always intersect average variable cost and average cost from their lowest points. Reason, ये मैथमेटिकल इन्फ्रेंस है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे इसकी रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी कि वो लोएस्ट पॉइंट पे क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इट इज अ मस्ट। ये बात समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है।
नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको, ये मैथमेटिकली इसको, इनकी इक्वेशंस है, सबकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसलिए उसको देखना पड़ेगा। मेरी मैथ अच्छी थी एक जमाने में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स में नहीं मैथ्स में कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सेट्स, ये तीन चीजें मैंने मास्टर्स में पढ़ी, इकोनॉमिक्स का एक लफ्ज नहीं पढ़ा, जबकि मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में। डिफरेंशिएशन सब कुछ, ये जो टोटल का मार्जिनल निकाल रहे हैं आप, ये डिफरेंशिएशन से निकलता है। एरिया अंडर द कर्व, डिमांड कर्व, ये थोड़ी होता है जो आपने पढ़ चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऐसे होगी, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे है भाई, डेटा है ना, रियल लाइफ, रियल टाइम के साथ डेटा चल रहा है। डिमांड कर्व आपका क्या ख्याल है, डिमांड सप्लाई ऐसे होते हैं, डिमांड, ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है। अगर उसको प्लॉट करें, आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आप पहला दिन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो कहेंगे डिमांड कर्व या पीपीसी, आप कहेंगे वाह क्या बात है, अभी मैं बताता हूँ। वो लिखेगा ना, जब डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस टू एक्स माइनस टू प्लस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम 3 y रेस्ट टू द पावर 3 प्लस, वो आपको लग समझ जाएगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ, वो इस तरह लिखेगा डिमांड फंक्शन। नहीं मतलब हल्की फुल्की मैथ्स है, मास्टर्स में फिर बहुत ज्यादा, लेकिन अब आई एम रस्टी, अब मुझे सब भूल गया। वो रिसेंटली एक कोई किसी दोस्त का कोई जानने वाला था, वो आ गया मास्टर्स का कुछ पढ़ने, वो भी नस्ट से ही पढ़ रहा था, तो मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, ले आओ। वो आया, मेरे पसीने छूट गए, वो मेरे से हो ही ना, डिफरेंशिएशन ना हो मेरे से, फर्स्ट डेरिवेटिव ना निकले dy बाई डी एक्स का। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि बस अब मैं फारिग हो गया। ओएल ए लेवल्स में पढ़ा पढ़ा के अब ए लेवल्स का ही बन गया, वरना पहले मैं मास्टर था ये सारे में, अब फारिग हो गए। जब आप इन टच नहीं रहते फिर यही होता है। अच्छा जी, ये हो गया, अगली बात फिर कर लें। द अपवर्ड स्लोपिंग, ये बहुत हैवी बात है, पोर्शन, the upward sloping portion of marginal cost which is above average variable cost is the supply curve of that firm. This is because the willingness to sell is directly dependent on the cost of each additional unit. ये बात समझने वाली है। ये देखें, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस, वी हैव कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। हाउ डज टोयोटा डिसाइड के एक्सएलआई इतने की, जीएलआई इतने की, एल्टिस इतने की, एल्टिस स्पेशल एडिशन इतने की, ग्रैंडे इतने की? विलिंगनेस टू सेल। सप्लाई कर्व क्या बताता था, सप्लाई कर्व की डेफिनेशन ही क्या है, विलिंगनेस टू सेल। इस क्वांटिटी को ये शख्स इतने पैसों पे बेचने के लिए तैयार है, इस क्वांटिटी को ये शख्स इतने पैसों पे बेचने के लिए, हाउ डज ही डिसाइड? जी ये वाला बना, हाउ डज ही डिसाइड? कॉस्ट के ऊपर के अगला यूनिट कितने का कॉस्ट कर रहा है, उस पे सर्टेन एक मार्कअप, मिनिमम विलिंगनेस टू सेल। दिस थिंग कॉस्टेड मी 500 रुपीज टू बिल्ड, मिनिमम विलिंगनेस टू सेल। एक्चुअल प्राइस तो जहां डिमांड सप्लाई मिलेगा वो ऊपर होगी, प्रोड्यूसर सरप्लस भी तो है इस बंदे का। मिनिमम विलिंगनेस टू सेल इसकी कितनी होनी चाहिए? इट कॉस्टेड मी 500,
501 कह लें, चले above 500, make sense? So can I say the marginal cost is nothing but willingness to sell? Why above average variable cost? क्योंकि मैं सबकी एक एवरेज कॉस्ट निकालूंगा कि हर यूनिट मुझे पड़ कितने का है। मैं कोई भी प्रोडक्ट उस एवरेज वेरिएबल खर्चे से नीचे नहीं बेचूंगा, और उसके बाद हर अगला यूनिट वो एडिशनल कॉस्ट जो मुझे कॉस्ट करेगा उस पर मैं विलिंग हूंगा, तैयार हूं उसको सेल करने। तो वी गेट इट? तो कैन आई से कि आज के बाद मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला हिस्सा जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, यही सप्लाई कर्व है फर्म का। फिर से समझे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल ली कि ऑन एवरेज मुझे हर प्रोडक्ट पड़ कितने का है, कॉस्ट कितना कर रहा है, उससे नीचे मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। और उसके बाद हर अगला यूनिट में किस तरह उसकी प्राइसिंग सेट करूंगा। मिनिमम प्राइस जिस पे मैं बेचने के लिए तैयार हूं, ये मुझे पड़ा 500 का, इसको मैं बेचूंगा 500 एंड अबव, ठीक है। लोएस्ट में कितने पे बेचने के लिए तैयार हूँ? 500। उससे अगला मुझे पड़ा 550 का, उसको मैं कितने पे बेचने के लिए तैयार हूँ? 550 मिनिमम। तो कैन आई से विलिंगनेस टू सेल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे कोई भी नहीं बेचूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ऊपर है, ये इस फर्म का सप्लाई कर्व भी है। डू वी गेट दिस? तो आज से आपने याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट ही सप्लाई कर्व है। बात समझ आई? अगली बात कर लें, व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कॉस्ट स्ट्रक्चर्स of all firms, whether perfect or imperfect, are the same. आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोपोली की मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, ऐसी ही होती है। ओलिगोपोली की मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, वो भी ऐसी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट कैसे होती है, वो भी ऐसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, वो भी ऐसे होती है। तो वी गेट इट? एवरेज कॉस्ट कैसी होती है, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हम अज्यूम करते हैं सबके सेम है, यही शेप है। रेवेन्यूज में फर्क आएगा, क्योंकि याद है कंज्यूमर एक तरह का था, प्रोड्यूसर चार मुख्तलिफ तरह के, 4 डिफरेंट टाइप्स। डू वी गेट दिस? आसान है, मुश्किल? और क्या है? और ऐसी एमसीक्यूज के लिए 2-4 छोटी मोटी बातें वो भी देख लेते हैं। फिर ये देखें, ये याद रखना है आपने, एक एनालॉजी सी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ये आप बात याद रखें, ये एक स्टूपिड सा एमसीक्यू आ जाता है, लेकिन अभी क्योंकि बात हो रही है तो इसको कर लेते हैं। So quantity on this side, costs on this side. वो देगा क्या? वो आपको खाली पिक टोटल कॉस्ट दे देता है सर, ठीक है। दिस इज द टोटल कॉस्ट। मुझे बताएं ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म कब हो रहा है और डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू कब हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जहां पे द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और यहां पे मेरे ख्याल से ट्विस्ट आ रहा है ना, यहां पे आ रहा है ना ट्विस्ट, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, और यहां से फिर इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहां पे आ रहा है ना। इसको अगर आप नीचे ले जाएं, आपने ये याद रखना है, व्हाट, क्या याद रखना है? कि मार्जिनल कॉस्ट इधर लोएस्ट होता है, इधर मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट होगा। जाके देखें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा में देखें जाके। टोटल कॉस्ट में जहां फ्लिप आया, फ्लिप कहां से आया? 50 40 30 20, यहां पे आया 4 पे, और मार्जिनल कॉस्ट भी यहां से फिर ऊपर जाना शुरू हुई है। तो जहां पे फ्लिप आया है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म हुए और डिक्रीजिंग शुरू हुए, वहां पे याद रखें मार्जिनल कॉस्ट इज लोएस्ट। अब वो करेगा क्या? वो सिर्फ ये पूछ दे देगा आपको, तो यहां पे एमसी इज लोएस्ट। इससे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे,
तो यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लॉस्ट। अंदाजे से, ये अंदाजे से ही आपने देखना है, यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लॉस्ट। और बहुत ऊपर नहीं जाए, देखना आप आपकी टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करे, हल्का सा और आगे जाएं, ज्यादा इंक्रीज ना करे। यहां पे योर